नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य में भूमि सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शनिवार से बिहार में बंटवारा दाखिल खारिज की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह पहल सुशासन से समृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। डिप्टी सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में बंटवारा दाखिल खारिज पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे अब जमीन का बंटवारा पहले से कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और तेज हो जाएगा। विजय सिन्हा ने बताया कि अब तक जमीन के बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार को अलग अलग दाखिल खारिज करना पड़ता था। यह प्रक्रिया जटिल थी, इसमें अब समय भी लगता था। इस कारण आम लोगों को परेशानी होती थी, कई बार विवाद भी खड़े हो जाते थे। उन्होंने कहा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे एक ही दाखिल खारिज के जरिए सभी हिस्सेदारों के नाम उनकी जमीन की जमाबंदी कायम हो सके। डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्य सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में विभागीय टीम ने तेजी से काम किया। उन्हें खुशी है, बहुत कम समय में यह नई प्रक्रिया प्रणाली लागू कर दी गई है। विजय सिन्हा ने लोगों से अपील की कि जिन परिवारों में अब तक मौखिक बंटवारा हुआ है, वे इस सुविधा का लाभ उठाकर अपनी जमीन का कानूनी दस्तावेजीकरण जरूर कराएं। उन्होंने कहा मौखिक बंटवारा आगे चलकर पारिवारिक भूमि विवाद का कारण बनता है, जिससे लोग सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में दलाल और बिचौलिए फायदा उठाते हैं। ये विवाद अदालतों तक पहुंच जाते हैं, जिससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ बढ़ता जा रहा है। डिप्टी सीएम ने बताया कि अगस्त सितंबर में चले राजस्व महाअभियान के दौरान करीब 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 40 लाख से अधिक आवेदन पारिवारिक भूमि विवाद और बंटवारे से जुड़े थे। इससे साफ है कि समस्या कितनी गंभीर है। विजय सिन्हा ने कहा कि दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी जैसी प्रक्रियाओं को विभाग ने प्राथमिकता दी है। यदि इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया गया तो बिहार में भूमि विवाद, आपसी रंजिश, वैमनस्य और फर्जी दस्तावेजों से पैदा होने वाली सामाजिक तनाव काफी हद तक खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भीम बांध को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। इसके लिए वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास, सहकारिता, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन आदि विभागों के सचिवों को बुलाया गया है। उन्हें केवल एक ही काम करना है, पूरे भीम बांध जंगल क्षेत्र को कैसे वैश्विक स्तर पर लाया जाए। उन्होंने कहा भीम बांध क्षेत्र में 54 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा, कई कॉटेज बनेंगे, इसके अलावा भी अन्य चीजें बनेंगी। इसके माध्यम से भीम बांध दुनिया से जुड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा हमारा लक्ष्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 500 करोड़ के जंगल के अंदर की व्यवस्था को दुरुस्त करना है। हमारा लक्ष्य ये है। यह बातें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवेली खड़गपुर प्रखंड के खैरा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए की। वे यहां ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में तारापुर की क्षेत्र की जनता ने सर्वाधिक मतों से जिताया है। ऐसे में जिसने हमारा सम्मान किया, हम उनका सम्मान करेंगे, यही हमारा धर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें इसका अवसर दिया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से यह बताने का काम किया कि भारत कैसे खड़ा हुआ, कैसे श्रेष्ठ बना, हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। उन्होंने तारापुर के स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास में स्थान दिलाने का काम किया। हमारा प्रयास है कि अंतिम शनिवार को अपने क्षेत्र में रहकर जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में स्पष्ट निर्देश मिला है कि बिहार में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाए तथा करोड़ों युवाओं के कौशल का विकास कर उन्हें रोजगार उन्मुख किया जा सके। उन्होंने मंच से अपराधियों को स्पष्ट संदेश किया कि समाज से कचरा साफ किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता कर शिक्षा विभाग से जुड़े अहम मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने बीपीएससी TRE 4 को भी लेकर बड़ा बयान दिया। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें राज्य की बागडोर न्याय के साथ विकास के संकल्प के साथ सौंपी गई। मुख्यमंत्री ने हमेशा शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा के लिए 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा भविष्य में भी राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने सूबे की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी थी और तब से आज तक 20 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि न्याय के साथ विकास हो और सुशासन का एक बहुत ही अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा रहा है और शिक्षा विभाग को उन्होंने हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि जहां 2005 में बजट 4000 करोड़ से कुछ ज्यादा था, आज 2025-26 में बजट 70,000 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने इस दौरान और भविष्य में भी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेंगे और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और सरल और सहज शिक्षा जो सभी के पहुंच में हो, सभी छात्र छात्राओं के। और साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षा में निश्चित रूप से हम लोग और अधिक ध्यान गुणवत्ता पर दें, रिसर्च पर दें, स्किल्स पर दें। जो विद्या है उस पर दें ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, वो एक अच्छे नागरिक बने और अपने सूबे की और देश की अच्छी सेवा करें। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि हाल में ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पास थी, उसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की गई है। इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की संरचना करेंगे। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज के अलावे आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा को किया अलग से एक विभाग बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एजुकेशन सिटी और पुराने शिक्षण संस्थानों को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और ये जो सफर रहा रातों रात नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत की गई विभाग के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई दिशा निर्देश में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा शिक्षकों की कमी थी पहले। जहां 2005 में शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख से ऊपर थी, आज शिक्षकों की और प्रधान अध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें 2,27,000 से ज्यादा वैसे लोग आ गए हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक शिक्षिकाएं थी, उनको मामूली इम्तिहान लेकर के 2.5 लाख से ज्यादा वो सरकारी सेवक बन चुके हैं। बजट के बारे में पहले ही हमने कहा कि जब 78,000 करीब स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक उसकी व्यवस्था करनी है, जहां स्कूलों की संख्या के अलावे छात्रों की संख्या 1,76,00,000 से ज्यादा है। उस शिक्षा में 15 यूनिवर्सिटीज हैं, 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का बजट लाजमी था जो उन्होंने किया, इसीलिए नियुक्तियां भी इतने बड़े तौर पर की गई। आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE 4 की भी नियुक्तियां करेंगे। TRE 4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। और
अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियां थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर देखने को मिले हैं। उसमें पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप्स, विभिन्न तरीके के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इन सब पर ध्यान दिया गया। और डीबीटी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 25-26 में 22-12-25 यानी 22 दिसंबर तक अब तक के लिए 2,14,088 छात्र छात्राओं को 4,663 रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दिए जा चुके हैं। तालमी मरकज और टोला सेवक के लोगों ने किया और ये उनका मानदेय भी बढ़ाया गया, दुगना किया गया, 24,000 और 22,000 रुपए। और इस तरह की व्यवस्था तालमी मरकज की और टोला सेवक की किसी अन्य राज्य में नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। और करीब करीब जिस दिन स्कूल चलता है 97 लाख छात्र छात्राओं को भोजन की व्यवस्था की जाती है, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें रसोइयों का, जो महिलाएं हैं अधिकतर रसोइया दीदी जिसके कहते हैं, उनका भी मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले दुगना किया और उनकी भी अहम भूमिका है इसमें। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जो उनके लिए, बालिकाओं के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी संख्या काफी है। कस्तूरबा गांधी स्कूल। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है। आज सुबह से ही पटना सहित बिहार के तमाम जिलों में बादलों का डेरा, इसी बीच फुहारों वाली बारिश शुरू होगी। बारिश बहुत ही हल्की लेकिन कनकनी बढ़ा दी है। सड़क पर निकले लोग बारिश के हल्के फुहारों को महसूस कर पा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच इन फुहारों में और कनकनी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग की माने तो राज्य का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं राजधानी पटना में सुबह सुबह हल्की फुहारे वाली बारिश ने कनकनी बढ़ाई है। बारिश भिगाने वाली नहीं थी लेकिन थड़थड़ी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 22 जिलों में कोल्ड डे का और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में दिन भर धूप निकलने की संभावना नहीं है और वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर साफ दिख रहा है। पटना जंक्शन से संचालित कम से कम 8 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि उड़ानों पर भी मौसम का प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल तक बिहार में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। अगले 4 से 5 दिनों तक कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आने की संभावना है। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में भी धूप कमजोर ही रहेगी। खासकर उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और भारत हिमालयी क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर बिहार में देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रदेश में सर्द हवाएं प्रवेश कर रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है।
साथ साथ एटीएस का भी कार्यभार है, और एटीएस में जो एटीएस के जो काम हैं वो आपको पता है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को पता करना और उसको ध्वस्त करना। उसमें हमारी स्वाट की टीम होती है जो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम है, और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं और इनके वेपन भी अति विशिष्ट होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण हमारे बिहार में 297 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, 297 ऐसे हमारे प्रतिष्ठान हैं जो संवेदनशील हैं और जहां हम लोग महसूस करते हैं कि कोई ऐसी घटना घट सकती है, वो सभी की लगातार रेकी की जाती है। और उसका बहुत जगह एनएसजी के साथ और बहुत जगह स्वयं हमारी टीम मॉक ड्रिल करती है। तो ये सभी जो हैं 294 प्रतिष्ठान, ये ऑलरेडी इसमें ड्रिल वगैरह किया गया है, लेकिन इस वर्ष जो है मॉक ड्रिल और रेकी है जो है वो 41 प्रतिष्ठान का किया गया। हमारे पास हाउस इंटरवेंशन टीम है जो बहुत ही विशिष्ट रूप से ट्रेंड है। ये इनको मानेसर एनएसजी में इसके सभी जवान कमांडो कोर्स 45 दिन का किए रहते हैं, और ये कमांडोज हैं और विशिष्ट रूप से ट्रेंड हैं। तो ये पहले 8 था, अब वो 11 हो गया है। अब कुल हमारे पास जो है 72 ऐसे ट्रेंड कमांडो हैं, और इनकी ट्रेनिंग साल भर में 2 बार या 2 बार से अधिक भी होती है। बॉम्ब एंड डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो 1 यूनिट से बढ़ के 2 हुआ है। जितने सस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे हम लोग अंदाज करते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी कार्रवाई करते हैं या कर रहे हैं, वैसे सस्पेक्ट्स का भी हमारा जो टेक्निकल टीम होता है वो विश्लेषण करता है, और उसमें करीब हम लोगों ने 3,000 से ज़्यादा CDR का भी विश्लेषण किया है, और पैरेलल लिसनिंग का भी कार्रवाई चलता है। मोबाइल और डेटा एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। सोशल मीडिया बड़ा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है एटीएस का, जिसके माध्यम से जितने भी ओपन सोर्स में जितने तरह के सोशल मीडिया में जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनका मॉनिटरिंग करते हैं। वर्ष 2025 में 176 ऐसे व्यक्तियों को हम लोगों ने चिन्हित किया जो रेडिकलाइज्ड हो रहे थे, जिनके जो लिखते हैं वो ज़्यादा एंटी नेशनल अपीयर हो रहा था। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके उसमें काफ़ी लोगों को रेडिकलाइज किया गया है, कुछ लोगों को वार्न भी किया जाता है। 7 लोगों को डी रेडिकलाइज किया गया जो हायर लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन में चले गए थे, और 5 व्यक्तियों का जो है कार्रवाई आज हो रहा है। तो 12 लोगों को डी रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई की गई जो हायर लेवल ऑफ रेडिकलाइजेशन में चले जाते हैं। बाकी जितने प्रशिक्षण जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये प्रशिक्षण ही हमारे यूनिट को स्पेशल बनाता है। तो इस वर्ष 176 लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, जो मोस्टली मानेसर में, एनएसजी मानेसर में दिया गया है, एनएसजी कोलकाता में इनकी ट्रेनिंग कराई गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स जो होते हैं बॉम्ब डिस्पोजल के अलावा पुलिस कमांडो कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स जो ये मानेसर में है, और कमांडो बेसिक कोर्स ये दोनों मानेसर में। जो फ्यूचर में एटीएस को और समृद्ध और आगे बढ़ाने की है, उसमें जो है एटीएस को अब 5 उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है कि 5 रीजन में वो लोकेट होगा, और जो ये रीजन है वो पटना, गया, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया, ये रीजनल यूनिट्स होंगे। और ये एनएसजी का सिफारिश था कि सभी जो एनएसजी के तर्ज पे अपने अपने रीजनल लेवल पे एटीएस को बढ़ाएं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।